दोस्तों आज हम देखेंगे मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए साइंस का दूसरा मॉडल पेपर जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों मॉडल पेपर का जितना भी वीडियो अपलोड किए हैं जा करके उसको यूट्यूब पर देख लीजिए, जा करके हाई टारगेट मॉडल पेपर सर्च कीजिए, आपको मॉडल पेपर का पूरा वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों मॉडल पेपर से ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और मॉडल पेपर से आपका सभी चैप्टर का रिवीजन एक साथ हो जाता है। तो आप मॉडल पेपर के पूरे वीडियो को जा करके देख लीजिए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा फ्रांस। दोस्तों वैज्ञानिक आंद्रे मैरी का संबंध किस देश से है तो फ्रांस से है, इसको आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि पवनों का देश कहा जाता है। दोस्तों पवनों का देश किसे कहा जाता है तो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। किसको कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ए और बी दोनों। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है तो इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए कहता है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं, यानी कि नाइक्रोम क्या है तो एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम क्या है? एक मिश्र धातु है। और नाइक्रोम है वो किस किस धातु के मिश्रण से बना होता है तो निकेल और क्रोमियम से। किससे? निकेल और क्रोमियम से, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों एक प्रश्न होमवर्क के रूप में आपके लिए है कि बताइए कि विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए है, तो जल्दी से आप वीडियो में कमेंट कीजिए कि जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस धातु का होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। कितना होता है? 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, यानी कि ऑप्शन सी हमारा, सॉरी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि जूल पर कूलम किसके बराबर है। दोस्तों जूल पर कूलम किसके बराबर है तो जूल पर कूलम होता है विभवांतर का मात्रक, यानी कि यह वोल्ट के बराबर होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि विभवांतर का ये सही मात्रक है। दोस्तों विभवांतर का ये सही मात्रक क्या होता है तो विभवांतर का ये सही मात्रक होता है वोल्ट, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न कहता है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। दोस्तों विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है वोल्ट मीटर। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। और जिससे हम लोग विद्युत धारा मापते हैं उसको आमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमीटर। और दोस्तों आपको हम बहुत बार बताए हैं कि अगर वोल्ट की विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अगर आमीटर ऑप्शन में नहीं रहे तो हम गैल्वेनोमीटर भी मार सकते हैं, यानी कि गैल्वेनोमीटर से भी विद्युत धारा मापा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि शक्ति का एसआई मात्रक है। दोस्तों शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न। देखिए कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 11वां प्रश्न। देखिए कहता है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस में बनता है तो अवतल दर्पण में बनता है। किस में बनता है? अवतल दर्पण में बनता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग में
लाया जाता है? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। इसको आपको ध्यान में रखना है, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि में अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं? दोस्तों किसके द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है? तो आमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? आमीटर और गैल्वेनोमीटर के द्वारा, यानी कि दोनों से विद्युत धारा मापी जाती है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? यानी कि दोस्तों जो डायनेमो होता है जिससे विद्युत उत्पादन किया जाता है, आप लोग जानते होंगे कि बस में, ट्रक में या गाड़ी मोटर में डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। तो जो डायनेमो होता है वो दोनों प्रकार के धाराएं उत्सर्जित करता है, यानी कि डीसी और एसी दोनों धाराएं वहाँ पर क्या होता है? उससे प्राप्त किया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि आवेश का मात्रक है। दोस्तों आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलोम। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो देखिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो नाभिकीय ऊर्जा दिया हुआ है, सौर ऊर्जा दिया हुआ है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा दिया हुआ है और प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा दिया हुआ है। तो यहाँ पर नवीकरणीय हो जाएगा सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? दोस्तों इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? जो आयोडीन होता है वो अधातु है लेकिन चमकीला होता है, यानी कि यह धातु के गुण में होता है कि वह चमकीला होता है। अधातु कभी चमकीला नहीं होता है, लेकिन एक आयोडीन ही ऐसा अधातु है अपवाद में जो चमकीला होता है। जैसे ग्रेफाइट कैसे है? जैसे ग्रेफाइट अधातु है लेकिन वह विद्युत का क्या है? सुचालक है, यानी कि वो भी अपवाद में है। तो इस तरह के प्रश्न को आपको याद में रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए कहता है कि कार्बन की परमाणु संख्या होती है। दोस्तों कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए कहता है कि पीबी, यहाँ पर पीबी और किससे भी क्रिया कर रहा है? तो CuCl2 से। पीबी है वो CuCl2 से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? तो PbCl2 और कॉपर, यानी कि देखिए PbCl2 यह एक्वस में है, यानी कि यह द्रव अवस्था में है, और CuCl2 भी एक्वस में है, यानी कि यह द्रव अवस्था में है। और यहाँ पर पीबी है वो सॉलिड अवस्था में है, कॉपर भी है वो सॉलिड अवस्था में है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ जो पीबी है वो कॉपर को विस्थापित कर रहा है। क्या है? पीबी है वो कॉपर को विस्थापित कर रहा है। देखिए यहाँ पर पीबी क्लोरीन के साथ हो गया और कॉपर है वो बाहर निकल गया, यानी कि यह कैसी अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। दोस्तों लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, यानी कि गैल्वेनीकरण कहा जाता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 22वां क्वेश्चन। देखिए 22वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? तो दोस्तों पहले आपको ध्यान देना है, आपको हम कंसेप्ट बताए थे कि जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाए, यानी कि जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाएगी तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। यानी कि कोई भी यहाँ पर धातु रहे, कॉपर ले ले, यहाँ पर कोई भी धातु ले ले और यहाँ पर कोई भी अम्ल ले ले, तो उसमें कौन सा गैस निकलेगा? तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये कंसेप्ट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? दोस्तों सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? और ये आपका प्रश्न इस बार जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा आया है उसमें यह प्रश्न भी है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा? सोना और चांदी को छाड़ दीजिएगा। तो देखिए सोना और चांदी को हम लोग यहाँ से छाड़ देंगे। बच गया कौन? तो बच गया मरकरी और कॉपर। तो दोस्तों मरकरी और कॉपर में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो कॉपर है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो इसको आप आसान से पकड़ लीजिएगा कौन अधातु है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ एफी यानी कि लोहा। तो लोहा तो क्या है, धातु है। उसके बाद कार्बन, तो कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम है और एयू यानी कि औरम है यानी कि सोना है। तो दोस्तों ये सब धातु है लेकिन कार्बन क्या है, अधातु है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या है। दोस्तों परमाणु संख्या आपको बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कम से कम आपको 30 तक के सभी का परमाणु संख्या याद कर लेना है, यानी कि आपको 30 तक याद रखना है। तो कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। इस तरह से जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरह से लगातार आपको कंटिन्यू 30 तक याद रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है सिलिका क्या है। दोस्तों सिलिका क्या है, तो आप लोग जानते होंगे कि सिलिका है वो क्या है, एक रेशा है। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है क्या चीज़, धातु, अधातु, उपधातु और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। यानी कि सहसंयोजक आबंध कहने का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से सहसंयोजक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड से, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। दोस्तों संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों क्या पूछा गया है, सोडियम कार्बोनेट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि क्या पूछा गया है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र पूछा गया है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र पूछा गया है। तो सीधे Na2CO3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Na2CO3। और सोडियम बाई कार्बोनेट रहेगा तो NaHCO3। इसको आपको ध्यान में रखना, सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3 और सोडियम बाई कार्बोनेट तो NaHCO3। और ये दिया हुआ है NaCl साधारण नमक का, और NaCO2 ये दूसरा चीज का दिया हुआ है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि CHO। दोस्तों CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है एल्डिहाइड। और ये भी प्रश्न आपके मॉडल पेपर में दिए हुए हैं, जो बिहार बोर्ड के द्वारा इस बार जारी किया गया है। चलिए उसके बाद देखिए कह रहा है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है। दोस्तों सबसे कठोरतम तत्व कौन है, तो आप लोग जानते होंगे कि हीरा होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि अक्रिय तत्व कौन है। तो दोस्तों अक्रिय तत्व कौन है, तो अक्रिय तत्व सोना है। सोना है वो ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया नहीं कर, सॉरी, अक्रिय तत्व यहाँ पर हो जाएगा हीलियम। दोस्तों जो हीलियम गैस है वो कैसा तत्व है, तो अक्रिय, यहाँ पर सॉरी हो गया। अगर कहेगा कि कौन सा धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि सबसे अक्रिय धातु कौन होता है, तो सोना होता है। यहाँ पर पूछा गया कि अक्रिय तत्व, तो अक्रिय तत्व कौन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। यानी कि हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी है वो कैसा है, तो जो परमाणु संख्या से बढ़ते क्रम में है, यानी कि पहले हाइड्रोजन को रखा गया है, फिर हीलियम को, फिर लिथियम को, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरह से सजाया गया है, यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है हीलियम कैसा तत्व है। देखिए अभी अभी प्रश्न पूछा गया है, तो हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है, तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मज में क्या बनता है। दोस्तों निषेचन क्रिया के बाद युग्मज में क्या बनता है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भूर्ण। क्या बनता है, भूर्ण बनता है, और भूर्ण से ही बच्चा तैयार होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि अवशोषी अंग का उदाहरण। दोस्तों अवशोषी अंग का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए कहता है कि कर्ण पल्लव और कर्ण पल्लव की पेशियाँ। उसके बाद देखिए आप पूछ कोशिकाएं। उसके बाद है निषेचक पटल, और दिया हुआ है इनमें सभी। तो दोस्तों ये सभी अंग है वो अवशेषी अंग है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। दोस्तों शाकाहारी जो होगा उससे क्या निर्माण होगा, तो देखिए सबसे पहले इसको आप लोग ध्यान से समझिए, इसमें कहना क्या चाहता है। तो देखिए कहता है कि
एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो देखिए सबसे पहले आहार श्रृंखला में क्या होगा, तो सबसे पहले हरे पौधे होगा, घास होगा, तो इसको क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। और इसको जो जीव खाता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई जीव खा रहा है, बकरी गाय ये सब, मतलब कि अगर घास को खा रहा है, टिड्डा ये सब अगर खा रहा है, तो यह क्या होगा, तो यह प्रथम पोषी उत्तक होगा। कैसा होगा, प्रथम पोषी उत्तक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम पोषी उत्तक। यानी कि क्या होता है, घास हो गया उत्पादक हो गया, उसके बाद जो शाकाहारी होगा वो क्या होगा, तो प्रथम पोषी स्तर होगा। यानी कि हमारा सॉरी प्रथम पोषी स्तर, यहाँ पर उत्तक बोला गया, ध्यान रखिए उसको थोड़ा सा। देखिए क्या होगा, प्रथम पोषी स्तर होगा, यानी कि जो पहला इसका आहार करेगा वो जो पहला शाकाहारी श्रृंखला का निर्माण करेगा। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग है। तो दोस्तों मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन है, वृक्क है, यानी कि किडनी है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 40वां प्रश्न कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। किस में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 42 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है। दोस्तों तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है, तो यह इंडोडर्म के द्वारा होता है। किसके द्वारा, इंडोडर्म के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। दोस्तों वृक्क यानी कि किडनी है वो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है दही का जमना निम्नलिखित में से किस अभी कौन से विक्रिया होता है, सॉरी कौन सा विक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों जो दही का जमना है वो किण्वन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, किण्वन का उदाहरण है। तो इसको आपको याद रखना है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 45 क्वेश्चन कहता है कि मानव मादा में निषेचन होता है। दोस्तों मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो फ्लोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, फ्लोपियन नलिका में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 45 क्वेश्चन देख चुके हैं, और जो इसका अगला वीडियो आएगा बाकी का हम लोग जो 45 क्वेश्चन है, यानी कि बाकी कितना क्वेश्चन बच गया, टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, तो उसमें से जितना क्वेश्चन बच गया उसको हम अगला वीडियो में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और उनको भी फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।